दोस्तों, एक समय था जब पूरी दुनिया के कुल उत्पादनों का 80% अकेले एशिया में से ही होता था। उसमें भी अकेले भारत और चीन मिलकर पूरी दुनिया के उत्पादनों के 2/3 हिस्सा कवर करते थे। उसी वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। मगर समय के साथ साथ सैन्य, औद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास के चलते यूरोप इस विकास का केंद्र बना और हमारे भारत और चीन जैसे देश पीछे रह गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियकांत वगासिया और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर्स। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सैन्य, औद्योगिकी, मेडिकल और वैज्ञानिक संसाधन हमारे पास भी होने के बावजूद इन सब के विकास का केंद्र यूरोप ही क्यों बना। उत्तर अटलांटिक महासागर का एक द्वीप यूरोप, जिसने विश्व के सबसे बड़े और उस वक्त के समृद्ध और सशक्त एशिया पे जीत पाई, वो इतिहास की सबसे विचित्र घटनाओं में से एक है। जेम्स कुक के विस्तारवादी अभियान से पहले ब्रिटिश द्वीप और पश्चिमी यूरोप भूमध्य समुद्र से बहुत पीछे थे। यहाँ तक कि रोमन साम्राज्य, जो प्राचीन काल का एकमात्र महत्वपूर्ण यूरोपियन साम्राज्य था, उसने भी अपनी सबसे ज्यादा संपत्ति उत्तर अफ्रीका, बाल्कन और मध्य पूर्वी प्रांतों से प्राप्त किया था। और उस वक्त का बाकी का यूरोप तो उतना उज्जवल और गंवार था कि जीतने लायक भी नहीं था। लेकिन केवल 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप एक महत्वपूर्ण सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का घर बन गया। सन 1500 से 1750 के बीच यूरोप ने गति प्राप्त की और बाहर की दुनिया यानी कि अमेरिका के उत्तर दक्षिण दोनों खंड और समुद्र का मास्टर बन गया। लेकिन अभी तक यूरोप के पास एशिया से मुकाबला कर पाए उतनी ताकत नहीं थी। यूरोपियनों ने अमेरिका पे जीत पाई और समुद्र पे अपना वर्चस्व जमाने लगे, क्योंकि उस वक्त एशिया के देशों को भी उसमें रुचि थी। प्रारंभिक आधुनिक समय भूमध्य सागर में ओटोमन साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य, चीन में मिंग और क्विंग साम्राज्य का सुवर्ण काल था। इन साम्राज्य ने अपना विस्तार और जनसंख्या बढ़ाई थी और आर्थिक तौर पर भी समृद्धि हासिल की थी। सन 1775 में एशिया का दुनिया की इकोनॉमी में 80% योगदान था। अकेले भारत और चीन मिलकर दुनिया के उत्पादनों का 2/3 हिस्सा प्रदान करते थे। उसकी तुलना में यूरोप तो फिर आर्थिक तौर पर बौना था। सत्ता का वैश्विक केंद्र सन 1750 से 1850 के बीच यूरोप में स्थानांतरित हुआ, जब यूरोप ने एशिया के बहुत से भाग पर युद्ध कर के जीत पाई। सन 1900 तक यूरोपियनों ने दुनिया की इकोनॉमी और बहुत से प्रदेशों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। सन 1950 में यूरोप और यूएस का वैश्विक उत्पादनों में आधे से ज्यादा हिस्सा था और दुनिया में एक नई यूरोपियन संस्कृति का उदय हुआ। आज दुनिया की सभी ताकत और लोग राजकारण, दवाइयाँ, युद्ध और इकोनॉमी को यूरोप के मॉडल की तरह ही देखते हैं। यहाँ तक कि आज की उभरती इकोनॉमी चाइना और भारत भी यूरोपियन मॉडल से ही आगे बढ़ रही है। इन सब बातों से हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर ऐसे यूरोप के उन्मादी लोगों ने उनकी गरीबी का कैसे तोड़ निकाला और पूरी दुनिया पे जीत प्राप्त की। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट यूरोप के वैज्ञानिकों को ही दी जा सकती है। उस पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि सन 1850 के बाद यूरोप ने दूसरे देशों पर सैन्य, औद्योगिकी, वैज्ञानिक तकनीकों आदि के द्वारा वर्चस्व जमाया था। सभी आधुनिक साम्राज्य जो सक्सेसफुल रहे हैं, उनके पीछे वैज्ञानिक संशोधन ही जवाबदार थे। सैनिकों के लिए कैंट फूड, रेल मार्गों और स्टीमर सैनिकों को और उसके सामान को ले जाने के लिए, जबकि नए शस्त्र और दवाइयाँ सैनिक, नाविक और इंजीनियरों के लिए उपयोगी थे। ये सभी ने यूरोप को अफ्रीका पे जीत पाने के लिए मशीन गन से भी ज्यादा सहायता की। सन 1850 से पहले सैन्य, औद्योगिकी और तकनीकी क्षेत्र में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। तो फिर आने वाली सदी में यूरोपियनों ने अपनी और बाकी की दुनिया के बीच कैसे फासला बना लिया। ये सब सैन्य, औद्योगिक, वैज्ञानिक व तकनीकी भारत के बजाय यूरोप में ही क्यों फले फूले। चाइनीज, पर्शियन या फिर भारतीय जो उस वक्त के आविष्कार जैसे कि स्टीम इंजन जो अपने प्राथमिक तौर पर थे, वो भी बना सकते थे, मगर उसके पास मूल्य, न्यायतंत्र, अपने मिथक और सामाजिक राजकीय बंधारण थे, जिसे बनाने के लिए सदियां लग गई थी और जल्दी से बदलना संभव नहीं था। फ्रांस और यूएस जैसे देश ब्रिटेन के कदम कदम पर चलने लगे, क्योंकि ये देश पहले से ही सामाजिक संरचना को एक दूसरे से साझा करते थे। चीनी, फारसी, भारतीय उस पर जल्दी से पकड़ नहीं बना पाए, क्योंकि उनके अपने समाज की सोच और संगठन अलग थे। सन 1500 से 1850 के बीच यूरोप के पास एशिया के सामने कोई भी तकनीकी, राजकीय, सेनाकीय या फिर इकोनॉमिकल प्रभाव नहीं था।
इसी वजह से इस खंड ने अपनी अलग क्षमता विकसित की, जिसका महत्व 1850 के आसपास स्पष्ट हो गया। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि सन 1750 में यूरोप, चीन, भारतीय और मुस्लिम दुनिया के बीच समानता एक मृत तृष्णा ही थी। यूरोपियन लोगों की सोच वैज्ञानिक और पूंजीवादी थी, और जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ उन्होंने उसका लाभ लिया और आज भी दुनिया के रईस और विकसित खंड बन के बैठा है। तो फिर दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। हैव अ गुड डे।